द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ के फुल इंट्रोडक्टरी पार्ट पर बेस्ड है। अगर आप यूजीसी एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को आपको अवश्य देखनी चाहिए ताकि इसके छोटे छोटे बारीकियों को आप फॉर्म अप्लाई करने और एग्जाम हॉल में बैठने से पहले तक समझ पाएं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 1953 में एग्जिस्टेंस में आया था और आपको मालूम ही होगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक तो जून जुलाई सेशन में और दूसरे दिसंबर जनवरी सेशन में। इस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस इंफॉर्मेशनल वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन में हम क्या क्या समझेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कंटेंट में मैंने क्या क्या अरेंज किया हुआ है। फर्स्ट आप देख सकते हैं यूजीसी, इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड में एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, इसके अंडर में हम ये 3 पॉइंट देखेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, एंड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। ये क्राइटेरिया हम यहाँ पर देखेंगे कि यूजीसी नेट और जेआरएफ इन दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है क्या मांगा जाता है, उसकी एज लिमिट क्या होती है और इसमें एज में रिलैक्सेशन कितना दिया जाता है और किस कैटेगरी में दिया जाता है। एप्लीकेशन फी की बात करें कि एप्लीकेशन फी सभी कैटेगरी के लिए कितने कितने डिफाइन किए गए हैं, ये यूजीसी का कुछ नॉर्म है, उस नॉर्म के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फी चार्ज किए जाते हैं। एग्जाम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद आपका मैक्सिमम चीज कवर हो जाता है जिससे कि आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझ जाते हैं, उस एग्जामिनेशन को देने के लिए कितनी क्राइटेरिया है ये भी आप समझ जाते हैं। क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, कितने परसेंटेज लाने होंगे ये भी आप समझ जाते हैं। तो बात रह जाती है कि कट ऑफ कितना जाता है, इसलिए मैंने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस ईयर्स एंड करंट ईयर्स का कट ऑफ यहाँ पर डाला है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगा वो स्ट्रेटेजी फॉर अपकमिंग नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आज के डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप किसी भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको उसके अपकमिंग एग्जामिनेशन के बारे में स्ट्रेटेजी कैसे अपनाना है ताकि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, इसके लिए आपको ये स्ट्रेटेजी काम आएगा। इसके अलावा आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये स्ट्रेटेजी आपको काम आ सकती है। इसके बाद मैंने इस पूरे कंटेंट को, जो मैंने यहाँ पर कंटेंट में लिखा हुआ है, इन सारे कंटेंट्स को अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो अरेंज किया है, उन सारे मैटर्स को मैंने कहाँ से लिया है उसके रेफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसके अलावा भी अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो उन सारे रेफरेंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यूजीसी का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को एग्जिस्टेंस में आया था और ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर पार्लियामेंट एक्ट 1956। ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आने की फुल टू फुल संभावना है पेपर 1 में, क्योंकि पेपर 1 टीचिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है और वहाँ हायर एजुकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक पिक आप देख सकते हैं जो मैंने यूजीसी की वेबसाइट से ही लिया हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर खड़े हैं। ही एड्रेस्ड द इनॉग्रल मीट ऑन 28 दिसंबर 1953। इसके बाद यूजीसी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है जिसको मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, प्रोवाइड ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। ये यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को ग्रांट प्रोवाइड करता है, सर्विंग एज ए वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनके बीच, मतलब बिचौलिया का काम करता है, मीन्स कि उनके बीच एक वाइटल लिंक प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू उन इंस्टीट्यूशंस की मॉनिटरिंग किया जा सके। नेक्स्ट है, एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज एजुकेशन UGC coordinate, determine and maintain the standards of teaching, examination and research। इन तीनों को ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, डिटरमाइन करता है कि कौन कौन से स्पेसिफिक कंडीशंस होने चाहिए और इनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का भी ये काम करता है। तो पूरी तरह से आप इसको कह सकते हैं कि जो यूजीसी है वो
यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लीडरशिप का काम करता है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसके अलग से 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसके रीजनल ऑफिसेज कितने हैं और वो कहाँ कहाँ है। ये बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे, ये 6 हैं। आपको ये 6 याद रखने चाहिए। मैक्सिमम टाइम हेड ऑफिस तो आपको ये याद रहेगा कि न्यू दिल्ली में है, लेकिन ये आप 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, इसके बारे में आप भूल भी सकते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देने से पहले आपको इन सारे चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और प्लस में यहाँ से क्वेश्चन जो अलग से टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में भी मालूम होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। बात कर लेते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इट इज एन ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये एमएचआरडी के अंडर में एक टेस्टिंग एजेंसी है which conducts entrance examination for admission and fellowship in higher educational institution in the country। ये फेलोशिप और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन दोनों के लिए एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का काम करता है। इसका मोटो क्या है? एक्सेलेंस इन असेसमेंट। ये आपको याद रखना चाहिए कि एनटीए का मोटो क्या है। ये आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जो पेपर 1 होता है वो हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड या जो भी कर लीजिए, इससे रिलेटेड ही होता है, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द एनटीए वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 2017। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एनटीए का। अंडर द इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि इस एक्ट के थ्रू एनटीए का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था नवंबर 2017 में। द एनटीए इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इट्स गवर्निंग बॉडी। द एनटीए इज चेयर्ड बाय एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट के द्वारा चेयर किया जाता है, जो अपॉइंट किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू। नेक्स्ट है कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो किस किस एरिया के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। तो अभी तक करंट टाइम में ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 12 लिस्ट लिखा हुआ है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर सीएसआईआर, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट, नीट का एग्जाम होता है, जी मेंस का भी एग्जाम होता है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट सीमैट का होता है, सिमिलरली जी पैट का होता है। हम यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा हुआ है, येलो मार्क में आप देख सकते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर हायर एजुकेशन। इसके बाद आईआईएफटी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके लिए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इग्नू की पीएचडी एंड ओपन मैट एमबीए, इन दोनों के लिए भी एंट्रेंस इसमें ऐड हो चुका है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके लिए भी, और ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन, इसके लिए भी एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट किए जाते हैं। फिर होटल मैनेजमेंट के लिए एनसीएचएम जी लेवल पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये 12 हैं। इन सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने का काम अभी तक एनटीए करता चला आ रहा है, जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को ही दिया गया है। इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को एनटीए ने सबसे फर्स्ट टाइम दिसंबर 2018 में कंडक्ट कराया था। तब से अभी तक जो लास्ट जून 2020 का एग्जामिनेशन हुआ है, जो सारे एग्जाम सितंबर से नवंबर के बीच में कंडक्ट किए गए थे ड्यू टू कोविड-19 एंड कोरोना, एनटीए ने ही कंडक्ट किया है। तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम सिर्फ 6 नंबर की ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है। एनटीए यूजीसी नेट JRF examination. This examination is conducted to determine the eligibility for assistant professor means lectureship and assistant professor lectureship and junior research fellowship. इन दोनों के लिए कंडक्ट किया जाता है। On behalf of UGC, the NTA is responsible for conducting the UGC NET examination with effect from December 2018. मैंने ऊपर के स्लाइड में बताया कि जो UGC NET का एग्जामिनेशन है उसको फर्स्ट टाइम एनटीए ने दिसंबर 2018 में कंडक्ट कराया था। तो आपको ये डेट भी याद रहना चाहिए कि फर्स्ट टाइम एनटीए ने यूजीसी के लिए कब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था। इन ऑर्डर टू परस्यू हायर लेवल रिसर्च इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ये आपको क्लियर है, आप इसीलिए एग्जामिनेशन को
देते हैं और उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं और पूरे जी जान लगा करके आप मेहनत करते हैं। आपका मेन मोटो क्या है? हायर लेवल में रिसर्च में एडमिशन लेना और एपी के मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल होना। यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिस इज कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर। जून जुलाई वाले सेशन में होता है और दिसंबर जनवरी वाले सेशन में होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि एनटीए ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी दिसंबर 2018 में और एनटीए सीबीटी ही कराता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही कराता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी जब इसमें इंक्लूड हुआ तो दिसंबर 2018 में ही आया, उसके पहले ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन इसमें होते थे। पेपर 1 की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड होता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल 10 यूनिट होते हैं और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स होते हैं। पेपर 1 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स कि जनरल एप्टीट्यूड में अगर 10 यूनिट होते हैं तो हर यूनिट 5-5 नंबर का होगा और जो मेन पेपर आपका होगा, जो सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा, वो 100 क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी 10 यूनिट में डिवाइड होते हैं। तो वो सारे यूनिट भी 10-10 नंबर के होते हैं। बोथ द पेपर्स आर कंडक्टेड इन सिंगल 3 आवर्स ड्यूरेशन। दोनों पेपर आपको एक ही बार जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो 3 घंटे का पेपर होता है। आप चाहे पहले 50 क्वेश्चंस को करिए, चाहे जो 100 क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसको करिए, चाहे जैसे भी करिए, आपको दोनों पेपर एक बार में ही 3 घंटे के पेपर में करना है। आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि आपको कौन सा पहले पेपर करना है। ऑनलाइन सीबीटी मीन्स ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, ये दोनों मीडियम में होता है। जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए ये बिल्कुल लाभदायक है। जो एग्जामिनेशन एक बार 2 बार दे चुके हैं उनको तो बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं उनके लिए ये पूरा स्लाइड बहुत फायदेमंद होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसलिए जो मोस्ट रिकमेंडेशन है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ स्किपिंग देम। आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपके नंबर कट नहीं होंगे। जो मैंने ऊपर की स्लाइड में बताया उसको एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है ताकि एक सिंगल साइड में मैक्सिमम चीजें कवर हो जाए और समझ में आ जाए। सेशन की बात करें, एक सिंगल सेशन में एग्जामिनेशन होता है। पेपर 1 एंड 2 होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। देन पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 200 मार्क्स का। टोटल 300 मार्क्स और 3 आवर्स का ये पेपर होगा। हमें इतनी सारी चीजें मालूम चल गई तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसके सिलेबस मुझे कहां से मिलेंगे। मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट लिखा है, अवेलेबल सब्जेक्ट और उसके सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एक्चुअली में ये सिलेबस का ही पेज है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वेबसाइट पर आप जाएंगे, ये लिंक आप वहां पर डालेंगे। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पर जा सकते हैं। इस पेज पर जब आप जाएंगे तो आपको इसमें जितने भी पेपर अवेलेबल हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उन सारे सब्जेक्ट के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये पेपर 1 की भी जानकारी वहां से मिल जाएगी और उसके सिलेबस या तो इंग्लिश में आपको चाहिए या हिंदी में चाहिए, दोनों लैंग्वेज में यहाँ अवेलेबल है। यहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज को मैंने यहाँ पर इसलिए डाला, ये सिलेबस से ही रिलेटेड यूजीसी के वेबसाइट पर कंटेंट दिया हुआ है। आप जब इस पेज पर जाएंगे तो आपको अवेलेबल सब्जेक्ट भी मालूम चल जाएगा और यहाँ से रिलेटेड सिलेबस भी आप निकाल सकते हैं। जब आप इस पेज पर जाएंगे तो आपको नीचे में कुछ रिमार्क लिखे हुए दिखाई देंगे, जिसमें 2 सब्जेक्ट हैं। पॉपुलेशन स्टडीज, इसका कोड 15 है और हाँ, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड हैं। ये सारे सब्जेक्ट कोड हैं। जनरल पेपर के कोड 00 है और बाकी 01, 02, 03, 04। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन स्टडीज, जिसकी मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, कोड 15। ये कोड 15 के लिए या तो पॉपुलेशन स्टडीज में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, तब तो आप पॉपुलेशन स्टडीज से एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अगर नहीं है तो उस केस में 3 तरह के जो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है।
मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी विथ स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडीज। ये वो स्टूडेंट हैं जो जियोग्राफी से मास्टर जिनका हुआ है या जो अपीयरिंग है लेकिन उनके स्पेशलाइजेशन में पॉपुलेशन स्टडीज भी है, एक तो वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से एमए या एमएससी जिनके हों वो कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। ये 3 सब्जेक्ट एक अलग से ऐसे सब्जेक्ट से एमएससी या एमए हो वो भी पॉपुलेशन स्टडीज के एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा आता है वुमेन्स स्टडी, कोड नंबर 74। वुमेन्स स्टडी में जिसके मास्टर डिग्री हो वो तो एग्जामिनेशन दे ही सकता है। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग लैंग्वेज वो भी वुमेन स्टडी का एग्जामिनेशन दे सकता है। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस ये भी इस वुमेन स्टडी के पेपर को दे सकता है। तो अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अगर पॉपुलेशन स्टडीज में आपका एमए या एमएससी नहीं है लेकिन इन तीनों क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप इस सब्जेक्ट से पेपर दे सकते हैं। और विमेन स्टडीज से अगर आपका एमए या मास्टर नहीं है तो भी आप दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपका मास्टर डिग्री ह्यूमैनिटीज से या मास्टर डिग्री सोशल साइंस से होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया इसमें कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन मास्टर डिग्री में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, अभी तक जो जून 2020 का एग्जामिनेशन हुआ है ये वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इस बुलेटिन के अकॉर्डिंग अभी तक जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 55% मार्क्स जिसके होंगे क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री में वो एलिजिबल हैं इस यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को देने के लिए। इसके अलावा ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर इन सब के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है। अभी तक जून 2020 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है इसके अकॉर्डिंग ही ये मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। आगे के भी जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है। एज लिमिट जेआरएफ के लिए नॉट मोर देन 30 ईयर्स और नेट के लिए नो एज लिमिट। मतलब आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पर नेट और एलएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं बशर्ते कि आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो और साथ साथ ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर इसमें एज लिमिट में कुछ छूट का प्रावधान दिया गया है जो मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कशन करूंगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम और वेटिंग फॉर इट्स रिजल्ट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हो, अपने मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर में हो या रिजल्ट का वेट भी कर रहे हो वो भी इस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको चिंता करने की, घबराने की बात नहीं है, सोचने की, समझने की बात नहीं है। आप अगर इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं, हालांकि अभी तक आपको ये पता नहीं है कि इतने परसेंटेज आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशन ये है कि आप जब एग्जामिनेशन दे दिया और आपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर भी लिया तो चूंकि अभी आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और वेट फॉर रिजल्ट, आप रिजल्ट के लिए वेट भी कर रहे हैं, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में ये होना चाहिए, ये आपका रिजल्ट में आना चाहिए। मतलब आपका मास्टर डिग्री में 55% और 50% अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए, तभी ये आपका एग्जामिनेशन अगर यूजीसी नेट का क्वालिफाई कर भी लेते हैं तो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। कुछ रिलैक्सेशन भी है एज में। 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन ओबीसी में, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर एंड वीमेन कैंडिडेट इन सब के लिए दिया गया है। कैंडिडेट्स हु हैव सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस सब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ सर्विस इन द आर्म्ड फोर्सेस अप टू डेथ मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल जून 1, 2020। जो आर्म्ड फोर्सेस में है और उनकी लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल से ज्यादा है सपोज, तो उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अदरवाइज अगर उनकी 3 साल ही लेंथ बची हुई है तो उनको 5 में से 3 ही मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ये तो 2 हो गया एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। तीसरा है अप टू 3 इयर्स कैंडिडेट्स विथ एलएलएम डिग्रीज। इन कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधान हैं। आप नेट के वेबसाइट पर जाएंगे या इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें आप रिलैक्सेशन एज में कितनी है वो सारे मैटर देख सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो इस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं और ज़्यादातर
यहाँ से आते हैं। इसलिए मैंने मैक्सिमम इस पर ही जोर दिया है, और बाकी अगर इंफॉर्मेशन लेना है और लोगों को, तो आप ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं। आपको वहां से बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में 1000 रुपीज, ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इसमें 500, एंड उसके अलावा बाकी जितने भी ग्रुप हैं उनके लिए 250, और इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्ज एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। इसके अलावा अगर जो कुछ भी चार्जेस लगेंगे वो कैंडिडेट के द्वारा ही पे किए जाएंगे। तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से फीस देख सकते हैं कि कितनी फीस लगेगी। अब बात कर लेते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में 40% मार्क्स आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में मिलाकर लाने हैं। इसके अलावा जितने भी ग्रुप हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर, इसमें 35% मार्क्स लाना आपको जरूरी है कंपीट करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40% या 35% मार्क्स ला देते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप उसमें मेरिट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके गलतफहमी में नहीं रहिएगा। इससे ऊपर जितने भी लोग होंगे, जितने भी कैंडिडेट होंगे अपने अपनी कैटेगरी में, उनकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उस मेरिट में जो टॉप 6% होंगे उनकी ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो आप इतने से आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतने लाने ही लाने हैं। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स जितने होंगे अपने अपने ग्रुप में, 6% जो कैंडिडेट होंगे उनकी ही रिजल्ट घोषित होगा और वही इसमें क्वालिफाई होंगे। बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ की। आप यहाँ पर पिछले 4 सेशंस, 2018 में 2 सेशंस एंड 2019 में 2 सेशंस, इन दोनों का देख सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉपुलेशन स्टडीज के लिए है। इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स ये जेआरएफ के लिए और परसेंटेज ऑफ मार्क्स नेट के लिए मेंशन किया गया है। इससे आप या तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको कॉपी पर नोट कर सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में कितने कितने मार्क्स गए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। अभी मैं इसके बाद करंट ईयर जो जून 2020 का एग्जामिनेशन हुआ है सितंबर और नवंबर के बीच में, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसमें कितने कट ऑफ गए हैं इस पॉपुलेशन स्टडीज में, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, और उसमें कितने लोग जेआरएफ और कितने लोग नेट क्वालिफाई किए हैं उसको भी मैं यहाँ पर रखूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट है पॉपुलेशन स्टडीज, ये करंट ईयर का कट ऑफ है 2020 का। जनरल कैटेगरीज, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बाकी ये सारे कैटेगरीज लिखे हुए हैं। कट ऑफ परसेंटेज नेट के लिए अनरिजर्व में 63.33% गया है, टोटल 60 कैंडिडेट है, और 71.33% ये टोटल 5 कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में 1 कैंडिडेट ने जेआरएफ और 17 ने 57.33। तो सिमिलर तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि आपकी किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज नेट गया है और कितने परसेंटेज कट ऑफ पर नेट जेआरएफ दोनों क्लियर हुए हैं। लास्ट में आप देख सकते हैं कि टोटल 145 कैंडिडेट नेट में क्वालिफाई किए हैं और ओनली 17 कैंडिडेट नेट जेआरएफ में क्वालिफाई किए हैं। टोटल को ऐड करेंगे तो ये 162 कैंडिडेट होते हैं। इस बार के एग्जामिनेशन में इस पॉपुलेशन स्टडीज से टोटल 2327 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, लेकिन 1388 कैंडिडेट ने ही इसमें अपीयर हो पाए थे, जिसमें से 162 पास हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस चैनल पर मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 162 में से जो अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड था, टोटल 56 कैंडिडेट मेरे कंटेंट को देखकर, टेलीग्राम के जो लिंक है उस पर जाकर सेल्फ डिस्कशन कर उन्होंने इतने नंबर गेन किए। मतलब उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं किया होगा, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो लोग मेरे वीडियोस को देखें, मेरे द्वारा अरेंज किए हुए जो कंटेंट को उन्होंने पढ़ा, उसमें से बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे कैंडिडेट थे, वो टेलीग्राम पर मेरे से कनेक्टेड नहीं थे। बाद में उनके कमेंट आए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो वहां से भी मुझे अलग से जानकारी मिली कि नेट क्वालिफाई करने वाले अलग से और भी कैंडिडेट रहे थे। जो 17 जेआरएफ आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस 17 जेआरएफ में 4 जेआरएफ तो इसी प्लेटफॉर्म से थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फ स्टडी का कितना बड़ा रोल है। कंडीशन ये है कि आपको स्टैंडर्ड टाइप के
नोट्स मिलने चाहिए, मटेरियल मिलने चाहिए। अगर आपका सेल्फ मोटिवेशन काम कर रहा है तो आपके लिए सिर्फ नोट्स मटेरियल यही काफी है। आपको कैसे पढ़ना है आप खुद से पढ़ सकते हैं, आप खुद से समझ सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन स्टडीज का कट ऑफ है जून 2020 एग्जामिनेशन के लिए, जो अभी रिसेंटली आया है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। यहां तक जो आपने पीछे की स्लाइड में जितने भी चीजें देखा वो सब इंफॉर्मेशनल चीजें थी। आपको एग्जामिनेशन में कैसे बैठना है, उस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इन दोनों सब्जेक्ट से अगर आपको देना है तो क्या क्या आपके पास मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पॉपुलेशन स्टडीज में और विमेन स्टडी में अगर आपका एमए या एमएससी नहीं है तो कौन कौन से सब्जेक्ट से अगर आपका मास्टर है तो दे सकते हैं। आपको मैंने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने बता दिया। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, इन दोनों लैंग्वेज में ये यहाँ पर अवेलेबल है। कितने क्वेश्चन आते हैं ये सारे चीज मैंने बताया है। ऊपर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी होता है, सीबीटी, ये सब भी मैंने बताया। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इन दोनों के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। कौन कौन से, ये बाकी ये हिस्टोरिकल चीज हो गया। और आपको एक अलग से जानकारी भी हो गई कि एनटीए और यूजीसी नेट इन दोनों में क्या कनेक्शन है। तो मेन स्ट्रेटेजी की अब बात करते हैं। आपको एग्जामिनेशन में टोटल 3 घंटे में दोनों पेपर कवर करना है। तो सबसे पहले की जो स्ट्रेटेजी होगी, आपको जो मैंने लिंक दिया था उस लिंक पर जाइए और उसके सिलेबस को डाउनलोड करिए। अरेंज प्रीवियस ईयर्स पेपर हार्ड कॉपी। जब आप उस लिंक पर जाएंगे और उस वेबसाइट को जब थोड़ा सा खंगालेंगे तो आपको एक साइड में दिखाई देगा, आप उतना काम कर सकते हैं। वहीं से आपको कुछ पेपर्स हैं मिल जाएंगे और वहां से आप पेपर को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप उसके पैटर्न को समझिए और न्यू पैटर्न को समझने के लिए आप एनटीए के वेबसाइट पर जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। कभी मैं कैसे पेपर डाउनलोड करना है, कहां से आपको मिलेगा, ये सारी टर्म्स को, ये सारे कंटेंट को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो बना दूंगा और आपके लिए बिल्कुल ये इजी हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर को वहां से आप डाउनलोड करिए। और एक बात नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि आप उसको सॉफ्ट कॉपी में मत पढ़िए। प्रिंटिंग के बहुत सारे शॉप होंगे, वहां से आप उसको प्रिंट करा लीजिए, हार्ड कॉपी आप लीजिए। उस हार्ड कॉपी में आप अपने पेन पेपर के साथ में लिखिए, उसमें जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको टिक कर लीजिए और उस पर, उसी पेपर पर ही आप उसके आंसर को टिक करके उससे आंसर से रिलेटेड टॉपिक्स उस पेपर में ही आप लिखते जाइए। इससे ये होगा कि आपको अलग से नोट्स अगर आप बना रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं भी बना रहे हैं तो आप जब पेपर को रिवाइज करेंगे तो उससे रिलेटेड कंटेंट जो होंगे आपको ऑप्शन के साथ ही नजर आ जाएंगे और मैक्सिमम चीजें आप कवर करते चले जाएंगे। थर्ड पॉइंट है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल रिपीटेड एंड सिमिलर क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चन पेपर को अरेंज करना है। उस अरेंज किए हुए पेपर में से नोटबुक में जितने भी रिपीट हुए क्वेश्चन हैं पिछले 4-5 साल में, ज्यादा नहीं, आपको 10 साल का पेपर नहीं देना है, आपको 4-5 साल का भी पेपर निकालना है। उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर 4 साल का भी पेपर निकालते हैं तो 8 पेपर आपके पास मिल जाएंगे, क्योंकि जो यूजीसी का नेट का एग्जामिनेशन होता है वो साल में 2 बार होता है। तो अगर 1 साल का पेपर निकालेंगे तो 1 साल में 2 पेपर आपको मिलेंगे और 4 साल में 8 पेपर मिल जाएंगे। उन 8 पेपर में से आपको रिपीटेड क्वेश्चन कितने आए हुए हैं या सिमिलर क्वेश्चन कितने आए हुए हैं उसका एक लिस्ट बना लेना है। ये बनाना आपका खुद का काम है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि ये काम कोई करके, कोई बना करके मुझे दे दे, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी कहाँ रह गई। ट्राई टू मेक सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। आपको अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कहते हैं भाई फलाना नोट्स दे दो, ये नोट्स दे दो, वो नोट्स दे दो। तो प्रिंटेड मटेरियल ये अलग मैटर है, लेकिन किसी के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स को आप लेकर के पढ़ना, अगर आप पास हो जाते हैं तब तो ठीक है, वो रिस्क वाली काम। अगर आपने खुद से लिखा हुआ है तो आपको ये पता है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर आपने लिखा हुआ है तो आपको ये पता है कि आप कॉपी के किस नंबर पेज पर क्या आपने लिखा हुआ है। और ये कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट आप अपने उस नोटबुक में सर्च कर सकते हैं। इसीलिए मैं मैक्सिमम टाइम रिकमेंड करूंगा कि आपका सेल्फ हैंड रिटन नोट्स ही होना चाहिए। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल ऑन रेगुलर बेसिस।
आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, जितना पॉसिबल हो सके, जितना रेगुलर। आप 1 घंटे ही प्रैक्टिस करिए, बहुत है, सफिशियंट है, काफ़ी है आपके लिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, करेक्ट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी में ऐसे ही है, जो स्ट्रेटजी मैंने बताया, ये स्ट्रेटजी में ऑलमोस्ट ये 4-5 पॉइंट आपने कवर कर लिया, ये मैक्सिमम आपको फायदा पहुंचाने वाला है। इसके अलावा भी आप अपने से स्ट्रेटजी जो भी आपकी हो आप रख सकते हैं। सिलेक्टिव बुक्स एंड सोर्स ऑफ मटेरियल। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि कहीं कुछ मिला कहीं कुछ मिला, बुक अरेंज करने के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, कहते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मार्केट में जाते हैं, कुछ कचरा टाइप का भी जो बुक होगा उसको उठा करके ले आएंगे और उसमें पढ़ेंगे, उनका माइंड डाइवर्ट होगा, अरे उस बुक में तो ऐसे लिखा था, इस बुक में तो ये लिखा हुआ है, प्रॉब्लमेटिक होगा। सिलेक्टिव बुक पढ़िए, एक रिकमेंडेड बुक पढ़िए, उससे ही आपका काम हो जाएगा। सोर्स ऑफ मटेरियल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके अलावा अगर जो सिलेक्टिव बुक है उस बुक में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम ऐसा नहीं कि आप जो बुक लेकर आते हैं सारी चीजें उसमें मिल जाएगा, कुछ चीजें जो नहीं मिलती है तो उसको कहाँ से आप खोजेंगे, ये सोर्स ऑफ मटेरियल आपको मालूम होना चाहिए। इसकी भी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी कि ये कैसे आपको खोजना है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए ताकि उसने टाइम में आप चीजों को कवर कर पाए। वुड इनेबल यू टू क्रैक द एग्जाम इन वन गो। अगर ऊपर के 3 पॉइंट को अगर आपने माइंड में रखा तो ये एक चांस में ही एग्जामिनेशन को क्रैक करने में लाभदायक होगा। और ये ऐसा हुआ भी है। मेरे जितने भी कंटेंट हैं मैंने कुछ बहुत ज्यादा उसमें कवर नहीं किया है सिलेबस को। मैं क्या करता था, पेपर उठाता था, आप मेरे कंटेंट पे जाएंगे 2014, 15, 16, 17, 18, इवन 19 का भी पेपर मैंने उसमें पेपर सॉल्व करके रखा हुआ है। और उस पेपर में, उतने ही पेपर में मैंने इतने सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड किया है, इतनी सारी मटेरियल को, कि अगर वहां से कोई भी बंदा जो मेरा वीडियो देख रहा होगा या अभी देख भी रहा होगा तो उन्होंने अगर खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाया रहा होगा तो उन्होंने एग्जामिनेशन को 100% क्वालिफाई किया था। ऐसा हुआ भी है, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए, पर्सनल मैसेज आए कि सर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गया, मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो गया। तो ये ऐसे हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये इफेक्टिव मटेरियल के द्वारा ही जो एग्जामिनेशन में लोगों ने परफॉर्म किया उसके बेसिस पर मैंने बात किया है अभी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सारे मटेरियल आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सिलेक्टिव बुक आपको कौन सा होना चाहिए, आपका इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आपका इतने में काम हो जाएगा। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा तैयारी करने में, क्या 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेगा, या क्रैश कोर्स करने में हो जाएगा। तो ये अपने अपने माइंड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका गेनिंग पावर कितना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1 घंटा पढ़ते हैं, उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो 10 घंटा लगे रहते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। तो एक ऑन एवरेज स्टूडेंट, इसकी बात मैं अगर लेके चलूं और उनका ये सारा स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर कट है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगेंगे इसकी तैयारी करने के लिए, बिल्कुल सफिशियंट है। कंडीशन ये है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस स्ट्रॉन्ग पोर्शन को पढ़ के और अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि पढ़ के छोड़ देना है, नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग को पढ़ते हुए उसको नोट भी करते जाना है। अपनी कॉपी पर अपने हैंड रिटन नोट से होना चाहिए, आपके हाथ से खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में अगर आप नोट बना रहे हैं तो आपसे जो है खुद से टाइप करके उस नोट्स को कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके बाद जो थोड़ा सा मीडियम आपका है उस मीडियम सब्जेक्ट पे जाइए, उस मीडियम टॉपिक पे जाइए। जो सबसे वीक पोर्शन है उसको लास्ट में, क्योंकि वीक जो पोर्शन है उसको समझने में ज्यादा टाइम भी लगता है। हो सके तो इसको समझने के लिए कंटेंट आप YouTube पर बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, रिलेटेड कंटेंट को सर्च करिए और वहां से जो कोई भी आपको समझ में आता है, जो समझाने का जिसका भी तरीका सही लगता है, जिसके मटेरियल इफेक्टिव तरीके के हों, आपको लगता है आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अरे हाँ, जो बंदा यहाँ पर बता रहा है, जो बंदा समझा रहा है, उसका मटेरियल इस टाइप का है कि एग्जामिनेशन से मैच हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बस किसी चैनल के ऊपर गए और देखा कि अरे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है और मैक्सिमम टाइम वो ऐसे ही मटेरियल को देखते हैं जो वो पहले ही से ही जानते हैं। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको काम ये करना है कि जो आपका वीकर सेक्शन है उस सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक को सर्च करिए, या तो गूगल के किसी प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर, तो वहां से आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी।
और उसके लिए भी आप नोट बना करके प्रिपेयर रखिए, तैयार रखिए। वहां से कुछ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उसके अलावा उस आइडिया के बेसिस पर अपना दिमाग लगाइए कि इससे रिलेटेड कंटेंट और कहां से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है छोटी सी, जो छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको बहुत बड़ा बना सकती है। तो स्ट्रेटेजी में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कूल माइंड से प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो जो मैंने अभी तक बातें बताई, उसके अलावा भी आपकी अपनी कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही सारी स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करना है, आपको लगाना है। तो मेरे बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो इस फिगर से फेमिलियर होंगे। मैंने पिछले एक वीडियो में भी इस फिगर को बनाया था। जिनके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होंगे, उन्होंने इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर स्ट्रेटेजी बनाया और उस स्ट्रेटेजी को अगर एग्जीक्यूट किया तो जाहिर सी बात है कि सक्सेस उनको ही मिलेगा 100%। ये सारे मटेरियल मैंने जहां जहां से लिए थे वो सारे इसके रेफरेंसेस हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यूजीसी नेट एनटीए वेबसाइट, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप और भी जानकारियां जो लेनी है आप ले सकते हैं। हालांकि मैंने मैक्सिमम पॉइंट को अपने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो आपको इसकी जानकारी हो गई होगी। और इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।